हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की जो क्लास होती है उसको हम लोग करते हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी के विषय में हम आपको बता दें कि अभी तक जो हमारा सिलेबस है वहाँ से मतलब कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ तक कवर हो चुका है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें और चर्चा कर लें तो हमें ज़्यादा लगता है कि बेहतर होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि संविधान के विकास के बारे में हमने आपको बताया था और संविधान के ऐतिहासिक विकास के बारे में बताया था कि आप लोगों को स्टार्ट किया था कि संविधान क्या होता है, संवैधानिक संस्थान, संवैधानेतर संस्थान क्या होता है और राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने बताया था कि जो यूरोपीय कंपनियां आई उनके बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप जानकारी हमने आपको दी थी। उसके बाद में हमने आगे चल करके डिस्कस किया था बंगाल के नवाबों पर। बंगाल के नवाबों को मतलब आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहे और आपको 1756 और 1764 के युद्धों के बारे में मैंने आपको बताया था। 1765 की जो इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम लोग आ गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आ गए थे। उसके बाद में मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1765 से लेकर के 1772 के बीच में भारत की लूट जिस टाइम को कहा गया, भारत से इंग्लैंड की ओर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो धन था जो भी था वो व्यापार मतलब उनके पक्ष में रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा भारत की लूट की गई। उसके बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में और बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। गवर्नर पहले हुआ करता था, अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद में 1773 के बाद में 1781 का अधिनियम आता है, उसमें कुछ संशोधन करके 1781 का अधिनियम आया। 1781 के बाद में 1784 का एक्ट आया। 1784 के बाद में 1792 का अधिनियम आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में हम लोग देखते हैं 1833, फिर 1853 और उसके साथ में आता है 1857 की क्रांति के पश्चात में 1858 का जो आपका शासन। तो अब तक की 1857 तक की जो शासन हुआ करता था कंपनी का शासन चल रहा था। उसके बाद में 1858 से लेकर के वर्ष 1947 तक जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, रूल ऑफ क्राउन मतलब जो ब्रिटिश ताज हुआ करता था उसका शासक यहाँ तक चलता है। 1858 के बाद में भारत का सचिव आता है और भारत का गवर्नर जनरल होता है। अब हम बात कर रहे थे उसके बाद में कि 1800 मतलब 58 के बाद में 1861 का अधिनियम आता है, उसको हमने पढ़ा। 1872 का अधिनियम आया और 1872 के बाद में हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा और उसके बाद में हम लोग 1909 का अधिनियम पढ़ रहे थे और 1909 के बाद में 1919 का जो अधिनियम है, यहाँ तक की यात्रा जो है हमारी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी आपसे 1919 के अधिनियम पर। अब हम आपसे बात करेंगे और यहाँ तक हमारा जो पॉलिटी की क्लास है, जो भी 10-12 क्लास हुए हम उनमें से आपका इतना सिलेबस जो है कवर हो चुका है। 1919 का अधिनियम जो हुआ था आपका 1919 के अधिनियम को लाया गया था। 1919 के अधिनियम को हम एक भारत शासन अधिनियम था ये। इस अधिनियम को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? इस अधिनियम को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, हम लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। इस नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपके मॉन्टेग्यू हुआ करते थे वो सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव 1858 में पद आता है और जो है वो सचिव जो है, सचिव का पद 1858 में जो आया था वो सचिव यहाँ पर कौन है?
जो मॉन्टेग्यू, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो आपके मॉन्टेग्यू हुआ करते थे, मॉन्टेग्यू जो हुआ करते थे यहाँ पर सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव, ठीक है। और जो है आपके चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, तथा जो चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड क्या थे, चेम्सफोर्ड जो हुआ करते थे भारत के वायसराय हुआ करते थे, भारत के वायसराय। ये भी 1858 में पर मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन बन जाता है आपका 1858 में बन जाता है आपका भारत का वायसराय, वायसराय थे ये दोनों ही, मतलब क्या थे, एक तो आपका सचिव हुआ करता था, दूसरा आपका चेम्सफोर्ड जो हुआ करता था वो भारत का वायसराय था। इसलिए इसको इस जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा मतलब इन्हीं दोनों के टाइम पीरियड में आया था। वर्ष 1919 का जो अधिनियम हुआ करता था, वर्ष 1919 का अधिनियम आपका वर्ष 1921 से लागू होता है। कब से लागू हुआ, वर्ष 1921 से लागू होता है। इसको हम लागू करने के लिए मतलब जो भी प्रक्रिया हुआ करती थी इसकी वर्ष 1919 में जो भी आया था लागू होता है, कब, वर्ष 1919 से लागू हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पता चल रही ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहते हैं। पहली बात तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, वर्ष 1919 के अधिनियम के द्वारा हमें उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति प्रदान करने के लिए इन लोगों ने बोल दिया था। प्रथम इसका जो महत्व था क्या था, उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति। तो जब उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हो जाएगी तो हम इस पर बहस कर पाएंगे। उत्तरदायी सरकार जैसे ही प्राप्त हो जाएगी भारतीयों को तो क्या हो जाएगा, वो जो है उत्तरदायी जैसे सरकार प्राप्त होगी तो हमारा जो भारतीय लोग हैं उनको बहस करने का अधिकार हो जाएगा। जैसे कि आज संसद में उत्तरदायी सरकार हमारे पास है, इसलिए हम उससे प्रश्न कर सकते हैं, उससे जवाब मांग सकते हैं, है ना। तो प्रश्न काल चलता है ना अपने यहाँ पर संसद में, तो वही जो प्रक्रिया है आपकी, तो उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर वो किया जा सकता था। जो इंग्लैंड का सचिव हुआ करता था उसका जो पहले वेतन दिया जाता था भारत से दिया जाता था, लेकिन इसके बाद में 1919 के अधिनियम के बाद में क्या हुआ, जो इंग्लैंड का सचिव हुआ करता था उसका वेतन इंग्लैंड के मतलब उस पर क्या किया गया, क्योंकि ये ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब मंत्री हुआ करता था, इसलिए इसका जो वेतन है कहाँ ब्रिटिश सरकार पर डाला गया। ब्रिटिश, ऐसा मत लिखिए कि भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव का क्या किया गया, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश सरकार पर डाला गया। पहले जो था यहीं से देना होता था, भारत के मतलब खर्चों से देना होता था, और ब्रिटिश सरकार पर अब से जो है डाला गया। इसका जो वेतन हुआ करता था अब ब्रिटिश राजकोष से मतलब कहीं न कहीं दिया जाएगा इसको, क्योंकि ये भारत का क्या हुआ करता था, सचिव हुआ करता था, इंग्लैंड पर आरोपित कर दिया गया। जो आपका सचिव हुआ करता था इसकी परिषद में पहले अधिक सदस्य हुआ करते थे, अब जो है इसकी परिषद के सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी, सचिव या हाँ आप सचिव ही लिख लीजिए, सचिव के परिषद के सचिव, सचिव के परिषद के सचिव के परिषद के जो सदस्य हुआ करते थे, सदस्यों की संख्या में बदलाव कर दिया गया। सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, सदस्यों की जो संख्या हुआ करती थी वो आपकी 8 से 12, मतलब मिनिमम कितने 8 सदस्य, मैक्सिमम कितने 12 सदस्य कर दी गई।
इतने ज्यादा हो सकते हैं, इतने कम हो सकते हैं, कर दी गई। ठीक है, तो सदस्य कितने हो गए आपके? 8 से लेकर के 12 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था किसकी परिषद में? आपके सचिव की परिषद में। अब क्या किया गया, एक और कार्य किया गया सचिव की परिषद में। सचिव के लिए क्या किया गया, इसकी सहायता के लिए, सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया, सचिव की सहायता के लिए एक कार्य और किया गया कि यहाँ पर उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और बताया गया कि ये जो उच्चायुक्त होगा भारत का जो सचिव है उसकी सहायता करेगा। ये आपको दिख रहा है ना, भारत का जो सचिव होगा उसकी सहायता करने के लिए एक जो है सचिव नियुक्त किया गया। आपने सुना होगा कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी आपके 1861 के अधिनियम के आसपास चल रही थी, आ रही थी, उसमें क्या होता है, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसको यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू क्योंकि सचिव था और आपका वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड आपका वायसराय था। इस अधिनियम को वर्ष 1919 में लाया तो गया, लेकिन लागू कब से किया गया? 1921 से। यहाँ पर पहली बार भारतीयों को उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हो रही थी और जो आपका ब्रिटिश सचिव हुआ करता था उसके जो वेतन हुआ करता था, उसका वेतन पहले भारत के राजकोष से दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, उसका वेतन जो है इंग्लैंड के राजकोष पर आरोपित किया गया। सचिव जो हुआ करता था उसके परिषद में जो हुआ करती थी उसमें बदलाव करके 8 से 12 सदस्यों को नियुक्त करने की मतलब अनुमति दी गई और भारत में क्या किया गया, उसके सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त का नियुक्ति की गई। तो उच्चायुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया। उसके बाद में होता क्या है, जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी आपकी, सुना है ना, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में विभाजित करके क्या कर दिया गया, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या बना दिया गया, एक को बना दिया गया विधानसभा, जो आज की विधानसभा है आपकी, वही वाली विधानसभा, और दूसरे को कहा गया कि राज्य परिषद है, राज्य परिषद, या इसको अब हम लोग नाम दे देते हैं विधान परिषद, तत्कालीन नाम है ये। इसमें जो है सीटों की संख्या में बदलाव कर दिया गया था। यहाँ पर बदलाव संख्या हुआ करती थी 145, यहाँ पर 60 के आसपास सीटें हुआ करती थी। तो इनकी जो सीटों की संख्या थी इतनी बता दी गई और दो सदनी इसको कर दिया गया फिर से वर्ष 1919 के अधिनियम में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिर से यहाँ पर जो होता है द्वैध शासन लागू होता है और अंग्रेजों के द्वारा ही यहाँ पर फिर से एक बार द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, तो द्वैध शासन कुल मिलाकर के अब तक प्रांतों में 3 बार द्वैध शासन लागू हो चुका था। कब? अब तक प्रांतों में कितनी बार? 3 बार द्वैध शासन लागू हो चुका था। द्वैध शासन लागू हो चुका था। अब तक द्वैध शासन कितनी बार? तीसरी बार ये द्वैध शासन लागू हुआ था, क्योंकि प्रांतों में पहले 2 बार और लागू हो चुका था। ठीक है, तो आपका जो शासन लागू हुआ तो कितनी बार? 3 बार अब तक शासन जो है द्वैध शासन आपका लागू हो चुका था। अब फिर से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहीं से एक चीज और, जो शक्तियां हुआ करती थी केंद्र से राज्य की ओर फिर से ट्रांसफर हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब दो मतलब विषय बना दिए गए तो कहीं ना कहीं ये कमजोर होंगे। तो यहाँ से पुनः एक बार क्या हुआ,
शासन किधर से? राज्य से केंद्र की ओर है, केंद्र से, सॉरी माफ कीजिए, केंद्र से राज्य की ओर। केंद्र से राज्यों की ओर फिर से एक बार, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर जो विषय बन रहे हैं राज्यों की ओर लागू, यहाँ पर जो आपके विषय बन रहे हैं द्वैध शासन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत सरकार बनेगी, क्योंकि इसमें जो आपके संख्या हुआ करती थी उसमें बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, तो राज्यों की ओर फिर से इनकी जो शक्ति हुआ करती थी उसको कानून बनाने की शक्ति भी इनको प्राप्त हो जाती है। और जो है ये होने के बाद में मतलब केंद्र से राज्यों की ओर जो सत्ता हुआ करता था, शासन का केंद्र से राज्यों की ओर हो गया जब, तो राज्यों की जो निर्भरता हो जाएगी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। राज्यों की निर्भरता केंद्र से क्या हो गई? केंद्र से कम हो गई। जब राज्य ही अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो केंद्र से कम हो गई। ठीक है, जब कोई भी हो, आप ही है, जैसे आपके पिताजी हैं तो आप अभी पैसा नहीं कमा रहे हैं, जैसे आप पैसे कमाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपकी निर्भरता जो है पिताजी से या पापा से आपके कम हो जाएगी। तो ठीक ऐसा ही काम यहाँ पर भी है, जैसे ही राज्य अपने सेल्फ डिपेंड होते हैं वैसे ही उनकी जो है क्या होती है, इनके ऊपर अपने जो पिता है केंद्र, उसके ऊपर की निर्भरता जो है कम हो जाती है ना। तो ये इनकी निर्भरता जो है कम हो गई, और कहीं ना कहीं प्रांतों के जो विषय हुआ करते थे, जैसे केंद्र के विषय दो भागों में विभाजित कर दिया गया, प्रांतों के विषयों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। विषय दो भागों में विभाजित कर दिया गया, भागों में विभाजित कर दिया गया। और फिर से इनको दो भागों में विभाजित करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, कहीं ना कहीं जो आपके विषय हुआ करते थे उन विषयों को जब दो भागों में विभाजित कर दिया गया तो क्या होगा, एक बार आपने पहले फिर से सुना था कि आरक्षित विषय, यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, उधर ही लिख लेते हैं, और क्योंकि विषय भी एक तो होंगे यहाँ पर आरक्षित विषय, दूसरा है यहाँ पर आपका हस्तांतरित विषय। ये विषय मैंने पहले भी आपको बता दिए थे, जब बंगाल का सत्ता आया था अंग्रेजों के हाथ में, तो मैंने आपको बताया था ना आरक्षित विषय क्या हुआ करता था, वित्त हुआ करता था, राजस्व, पुलिस, न्याय, ये सब क्या है, आरक्षित विषय है। ये आरक्षण मतलब वो पूरी तरह से अंग्रेजों के पास हुआ करते थे। हस्तांतरित विषयों में एक हो गया आपका सड़क, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, जो खर्च के विषय हैं, ये जो खर्च के विषय हैं वो कौन से हैं, ये सब राजस्व प्राप्ति के विषय हैं, यहां से अंग्रेजों को प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अंग्रेज फिर से क्या करेंगे, एक बार ये वाले जो विषय हैं फिर से भारतीयों को दे देंगे, भारतीय, और यहाँ पर फिर से एक बार अंग्रेज ही अपने आप को
इस्टेब्लिश करेंगे और अंग्रेजों के द्वारा ही अंग्रेजों को ही ये प्राप्त हो जाएंगे। और ये वाले जो विषय हैं आपके खर्च के विषय हुआ करते थे, वो विषय कहीं ना कहीं भारतीयों को देंगे और फिर से एक बार क्या हो जाएगा, जो भारतीय होंगे उनको जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा था आपके आरक्षित विषय और आगे बताते हैं आपको। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, मैंने बताया, विधानसभा और राज्य परिषद को। आज की जो विधान परिषद है वही राज्य परिषद तब की हुआ करती थी, विधानसभा तो विधानसभा ही है। 3 बार द्वैत शासन लागू कर दिया गया था अब तक की। पुनः केंद्र से राज्यों की ओर शक्तियों का हस्तांतरण हुआ और राज्यों की जैसे ही देखिए राज्य जैसे ही मजबूत हो गया उसकी निर्भरता केंद्र से क्या हो गई, कम हो गई और इनके विषयों को, राज्यों के विषय को पुनः दोबारा फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो आरक्षित विषय, दूसरे कौन थे, हस्तांतरित विषय। इन दोनों विषयों में फिर से क्या होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ करता था। यहाँ पर बदलाव ये हुआ करता था, वायसराय प्लस एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल हुआ करती थी उसके आरक्षित विषय, कौन से पहले वाले जो आपके आरक्षित विषय हुआ करते थे, इन आरक्षित विषयों में शासन कौन करता था, आरक्षित विषयों में देखिए यहाँ पर शासन कौन करता था, यहाँ पर शासन हुआ करता था गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल या वायसराय का। यहाँ पर वायसराय का, क्योंकि गवर्नर जनरल अब समाप्त हो चुका है, यहाँ पर वायसराय हुआ करता था। प्लस इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, ये दोनों मिलकर के शासन करते थे। ठीक है, ये शासन करते थे, ये आप जैसा चाहें वैसे अपना शासन करें, इनको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो हुआ क्या, दूसरी बात तो एक हस्तांतरित विषय हुआ करते थे, हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरण का मतलब ही है भारतीयों को हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित करने के बाद में कौन, यहाँ पर भी वायसराय है, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है, ये दोनों तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ में ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, ये भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक और बात कह दी गई, बात ये थी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी ना, इसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। क्या महाभियोग मतलब इसको भंग किया जा सकता है ना। क्या महाभियोग, अभी मतलब महाभियोग जैसा शब्द नहीं हुआ करता था, अविश्वास प्रस्ताव, माफ कीजिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है ना, तो अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर लाया जा सकता था, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं, क्या अविश्वास प्रस्ताव जो है यहाँ पर नहीं लाया जा सकता था, समझे, यहाँ पर लाया ही नहीं जा सकता था और यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, यहाँ नहीं। कारण ये था क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि हमें कैसे शासन करना है, वो शासन प्रशासन को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तो चलाएंगे तो अपने हिसाब से ना। तो अभी अभी तक जो है अपने हिसाब से शासन और प्रशासन को चला रहे थे। इस अधिनियम में एक बात और कही गई, इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया, जो आपका वायसराय है, वायसराय प्लस एक चीज और, मुख्य सेनापति हुआ करता था इनका, एक मुख्य सेनापति को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी भारतीय हो सकते हैं, बाकी भारतीय हो सकते हैं। क्या भारतीय हुए, नहीं, हो सकते हैं, ये कहा गया है। तो अंग्रेज इतनी आसानी से तुमको शासन थोड़ी ना दे देंगे, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने कहा कि मुख्य सेनापति इंग्लैंड का होगा, वायसराय
वहां भी मतलब ये भी वहीं का होगा। अन्य जो पद हैं वो भारतीयों के लिए दिए जा सकते हैं, इन पर भारतीय बैठ सकते हैं, इन पर भारतीय आ सकते हैं, कहीं न कहीं अपना शासन जो है चला सकते हैं अन्य पदों पर बैठ करके। खाली ये दो पद जो है सुरक्षित कर दिए गए, इसके लिए अंग्रेजों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। अब क्या किया गया, यहीं से इसी अधिनियम में एक बात और कही गई कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ करता था, सांप्रदायिक निर्वाचन आप समझ रहे हैं ना, क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली हुआ करती थी वो सिखों को, ईसाइयों को और जो यूरोपीय अन्य हुआ करते थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जो लाभ है वो दिया गया। यहीं से पहली बार आ रहा है क्या, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, यहीं से आएगा। क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन किसको किसको मिलेगा, पहली बात तो सिखों को, भारत में सिख लोग रहते थे ना, तो सिखों को सांप्रदायिक निर्वाचन देने की बात कही गई। सिखों को, ईसाइयों को, ऐसा, और दूसरी यूरोपियों को, जो यूरोपीय भारत में बस गए हैं, जिनके भारत में विवाह हो गया है जिनका, या आंग्ल भारतीय जो हुआ करते थे, इनको छोड़िए, आंग्ल भारतीय लिख लीजिए, आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों को लिख लीजिए, तो जो है दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, यहीं से दिया जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा कि मतलब जो है कहीं ना कहीं ईसाइयों को, सिखों को और आंग्ल भारतीयों को यहाँ से शुरुआत की जाएगी, किसकी, आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। यहाँ से जो मतलब सिख खड़ा होगा, सिख अगर खड़ा होता है, सिख अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ईसाई खड़ा होता है या आंग्ल भारतीय खड़ा होता है, तो उनको वही लोग वोट कर सकते हैं, ऐसा इसमें माना गया था, ऐसा इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत कहा जाता है। एक और इसमें अधिकार दिया जाता है कि प्रांतों को अपना बजट, क्या, प्रांतों को अपना बजट पेश करने का अधिकार था, माफ कीजिए, बजट है, पेश करने का अधिकार मिलेगा। यहाँ तक प्रांत जो है अपना बजट पेश कर पाएंगे, और कहीं न कहीं इसीलिए कहीं न कहीं और भी प्रांतों को अपनी जो निर्भरता हुआ करती थी, सेल्फ डिपेंडेंसी जो है और बढ़ जाती है, क्योंकि बजट पेश करने का अधिकार भी यहाँ से इनको प्राप्त हो रहा है, इसलिए और ज्यादा। इसमें एक बात और कही गई, कहा गया कि कुछ विधेयक ऐसे होंगे जिन पर वायसराय की राय ली जाएगी, क्या, इन पर वायसराय की राय ली जाएगी। बताया गया कुछ विधेयक होंगे ऐसे, विधेयक ऐसे होंगे जिन विधेयकों पर मतलब जिन पर वायसराय राय की राय ली जाएगी, ठीक। तो कुछ विधेयक ऐसे होंगे जिन पर वायसराय की जो है राय ली जाएगी, और उनको उसकी राय के बिना पेश या पारित नहीं किया जाएगा।
आपको दिखाई दे रहा है ना? मैं भी सोचूं को दिखाई ना दे। अच्छा ठीक है। इन सबके लिए क्या किया गया, इन सभी बातों की समीक्षा करने के लिए, सभी जो मुद्दे या मुद्दे लिख लीजिए, मुद्दों की समीक्षा करने के लिए समीक्षा करने के लिए क्या किया गया, इसी में कह दिया गया था कि कितने साल बाद, 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा, एक कमीशन गठित किया जाएगा। बताया कि इन सभी की समीक्षा के लिए एक कमीशन गठित किया जाएगा 10 सालों के बाद में। आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, ठीक है। तो उस कमीशन का गठन किया जाएगा, मैंने बताया आपको आरक्षित विषयों में वायसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ में इनके ऊपर आपका जो है कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आपकी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव हावी हो सकता था। लेकिन वायसराय एग्जीक्यूटिव की मुख्य सेनापति और वायसराय दोनों को छोड़ करके इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय हो सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को दिया गया, जहां से कि जहां पर जैसे कि अगर सिख खड़ा होगा तो सिख ही जीतेगा, और ऐसे जगहों पर केवल वही खड़े हो सकते थे जिनको दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन। और कुछ नियम ऐसे होंगे बताया गया कि जहां पर वायसराय की राय ली जाएगी, और उपरोक्त जो सभी विषय आपने लिखे हैं उन सभी विषयों की समीक्षा करने के लिए जो है कहा कि 1919 के 10 साल बाद लगभग 1929 में एक आयोग या कमीशन का गठन किया जाएगा, और वो कमीशन वर्ष 1927 में ही गठित कर दिया जाता है, जिसमें सभी अंग्रेज होते हैं और सर साइमन की अध्यक्षता में। इसलिए उसका विरोध होता है। क्लियर है सब कुछ? ठीक है। और उसका विरोध होता है, और विरोध होने के बाद में क्या होता है, कहीं न कहीं मांगे आती हैं, नेहरू रिपोर्ट आती है, और नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में जनता कहीं न कहीं आती, मतलब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आपके जो जिन्ना साहब होते हैं, जिन्ना साहब ने 14 सूत्री अपनी मांग रखते हैं नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, जिसमें भारतीय शासन जो स्थानीय स्वशासन था उसकी मांग की गई थी, सरकार की भी मांग की जाती है, उत्तरदायी सरकार हो, काफ़ी सारे विषयों पर मांग की जाती है। तो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, एक बात और हम लोग यहीं पर कर लें कि जो आपका है अधिनियम जो आपका था, क्या जो अधिनियम था आपका, तो उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें एक बात और कही गई थी कि जो लोग संपत्ति जिनके पास ठीक है, अच्छी है, जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास पावर शक्ति है, वही लोग इसमें वोट करेंगे। ये इसका कहीं न कहीं बुरा था, बेकार विषय था एक तरह से ये, क्योंकि इसमें ये तरीका गलत है, क्योंकि अभी हमारे पास सबके पास वोटिंग का राइट है, ठीक है। एक वोट ही है जो सबको बचाता है सरकार की क्या न कहते हैं कि कहीं न कहीं निरंकुशता से बचाता है। तो ये वाला जो अधिकार हुआ करता था, वोटिंग राइट हुआ करता था, उसमें केवल पढ़े लिखे लोगों के पास था, संपत्ति जिनके पास थी उन्हीं लोगों के पास था, जो लोग शक्ति या पावर में थे उन्हीं लोगों के पास हुआ करता था। लेकिन ये गलत था इसका, तो ये भी इसी के अंतर्गत, मतलब 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही आपका हुआ करता था, इसलिए और थोड़ा सा कहीं न कहीं ये हुआ। इसी के अंतर्गत एक बात और हो जाती है, एक महत्वपूर्ण जिस विषय की मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका विषय में हमने क्या बताया था, संपत्ति कर कर तथा शिक्षित लोगों को ही वोट का अधिकार था।
शिक्षित लोगों को इन्हीं लोगों को जो है वोटिंग का अधिकार था, को ही वोट देने का अधिकार था या वोट करने का अधिकार था। ये इसका कहीं न कहीं गलत विषय हुआ करता था। और मैंने आपको बताया वर्ष 1926 में क्या किया गया, वर्ष 1926 में आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो है, लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? वर्ष 1926 में किया गया था दोस्तों। तो वर्ष 1926 में एक बात और कही गई यहाँ पर, इसी में क्या किया गया, मैंने आपको बताया, इसी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग जो हुआ करता था अपना, उसका गठन किया गया वर्ष 1926 में। तो लोक सेवा आयोग जो गठन किया गया, यहाँ अब इसी के आयोग के अंतर्गत जो है परीक्षा आपकी यूपीएससी की कराई जानी थी। धीरे धीरे इसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, स्टेट पीएससी का एग्जाम भी कराया जाता है। और इस राज्य में जो है आपका कहीं न कहीं राज्यों की जो पीसीएस स्टेट पीएससी जो एग्जाम होता है वो भी इसी के आगे बढ़ करके मतलब कराया जाने लगेगा। होता क्या है, इसी के अंतर्गत जो है आपका साइमन कमीशन का मैंने जो बताया था आपका, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का गठन इसी के अंतर्गत बताया गया था। और इस साइमन कमीशन जो हुआ करता था, इसके अध्यक्ष जो हुआ करता था साइमन कमीशन के, किसकी अध्यक्षता में आया था? सर साइमन की अध्यक्षता में। इन्हीं की अध्यक्षता में आया था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें मेंबर ऑफ जो साइमन कमीशन के कितने थे? वो 7 सदस्य। और ये जो सभी सदस्य हुआ करते थे, इनका था सर जॉन साइमन नाम था दोस्त, थोड़ा सा अगर इसमें सुधार कर देंगे, जॉन साइमन इनका नाम था, ठीक है। और ये सभी सदस्य जो आपके हुआ करते थे सातों, ये सभी सदस्य जो हुआ करते थे 7, ये सभी अंग्रेज हुआ करते थे। अब सभी अंग्रेज हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पर जब भारत के सदस्य होना बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि रिपोर्ट इनको निकालनी थी। रिपोर्ट देने के लिए आप भारतीय सदस्यों को नियुक्त ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चला लेंगे जो भी चाहेंगे। इसीलिए सभी दलों ने मिलकर के इनका विरोध किया। जितने भी दल भारत में हुआ करते थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस, सभी दलों ने मिलकर के विरोध किया, इसका विरोध कर दिया, विरोध किया। होता क्या है, इसी मतलब इसी साइमन कमीशन की मतलब होने के कारण इन्होंने क्या किया, ये जो कमीशन हुआ करता था, बताया गया था कि 10 साल के बाद गठित किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, ये 8 वर्ष बाद ही गठित हो गया। क्या? 8 वर्ष बाद ही गठित हो गया, मतलब 2 साल पहले बाद ही गठित। ये भी एक समस्या थी। इन्होंने कहा था कि 10 साल बाद गठित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 वर्ष बाद ही इन्होंने पहले ही गठित कर दिया। और इसी के विरोध में आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। इसी के विरोध में आएगी आपकी नेहरू रिपोर्ट। क्या किया नेहरू जी ने? विरोध में आती है आपकी, विरोध में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के मतलब में मोतीलाल नेहरू
नेहरू रिपोर्ट आती है। कब आती है? 10 अक्टूबर 1929 को। ये अक्टूबर है, OCT, ठीक है। 10 अक्टूबर 1929 को जो है, सॉरी वर्ष 1929 नहीं, वर्ष 1928 में आई थी ना, हाँ वर्ष 1928 में। तो वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट इसका विरोध करने के लिए आती है। उन्होंने अपनी विशेष मांगों को लेकर के यहाँ पर कहीं न कहीं रखा, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या हुआ, इसको विरोध में जो है आपका जिन्ना का 14 सूत्री सिद्धांत आया। सिद्धांत आ जाता है इसी के विरोध में, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग नोट कर लेंगे पहले, और नीचे अगर ज्यादा मैं लिखूंगा तो हो सकता है आपको दिखाई न दे। अब हम बात कर रहे थे संपत्ति कर, कुछ ही पढ़े लिखे लोगों को ये मतलब वोट करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन 10 वर्ष बाद गठित करने का मतलब निर्णय लिया गया था, लेकिन वो 8 वर्ष के बाद ही गठित किया गया, और इसमें सभी सदस्य जो है ये आपके सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में जो है लाया गया, और सभी सदस्य में इसमें अंग्रेज हुआ करते थे, इसलिए भारतवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। और इस कड़े विरोध के चलते हुआ क्या, 10 अक्टूबर 1928 को जो है आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है, और इसी के विरोध में आता है आपका 14 सूत्री सिद्धांत, जो कि मुस्लिम लीग या जिन्ना के द्वारा लाया जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ मांगे रखी गई थी। नेहरू रिपोर्ट में मांगे कुछ मांगे हुआ करती थी, और मांगों में क्या क्या यहाँ पर रखा गया था। वो क्या हुआ था, हम आपसे बात कर रहे थे कि इन्होंने मांग रखी अपनी औपनिवेशिक स्वराज्य की। औपनिवेशिक स्वराज्य ये क्या होता है, औपनिवेशिक स्वराज्य, इसके अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग क्यों की जा रही है। दूसरी बात पर इन्होंने कहा कि हमें औपनिवेशिक राज्य तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ ही हमें क्या चाहिए, प्रांतीय स्वायत्तता चाहिए, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ना एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। संघीय न्यायालय की मांग कर देते हैं ये, और ये संघीय न्यायालय होना चाहिए जिसमें मतलब आपके हमारे यहाँ के सभी जो है मुद्दे कहीं न कहीं सुने जाएं। और एक बात इन्होंने कही कि हमें मूल अधिकार, आप देखते हैं ना, है ना आपके पास मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भी इनको कहीं न कहीं 12 से लेकर के आपके आर्टिकल 36 तक, 12 से 35 तक, तो 12 से 35 तक जो आपके हैं मूल अधिकार, वही मूल अधिकार यहाँ पर मांग किए जा रहे हैं। तो इन 4 चीजों को, 4 विषयों को कहीं न कहीं अंग्रेजों से मांग की गई। कहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट में ये 4 विषय थे। बात ये थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य होता क्या है। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब ये होता है कि आप ब्रिटिश सत्ता चलाइए, लेकिन हमारे जो प्रांतीय स्तर पर है वो हमें स्वायत्तता दे दीजिए, वहां पर हमें अपने हिसाब से अपना राज्य चलाने दीजिए। इसीलिए कहा कि औपनिवेशिक स्वराज्य अपने राज्य में जो है, और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब ये है कि हमारे जो प्रांत हैं उन पर कम से कम हमें राज करने दीजिए, वहां पर हम अपने हिसाब से सरकार बनाएं, वो सब हमें करने दीजिए। तो 1935 के अधिनियम के बाद में 1937 में इलेक्शन होंगे, तो फिर कांग्रेस की कई जगह पर सरकार बनेगी,
6 राज्यों में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार खुद की बन जाती है, 3 प्रांतों में मिला जुला करके 2 प्रांतों में लीग की सरकार बनेगी। तो आगे चलकर भी 1935 के अधिनियम के बाद में हम आप लोगों को ये भी कहीं न कहीं पूरा कर देंगे। अब होता क्या है, क्या इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी आयोग की रिपोर्ट जो है, आपका जो साइमन कमीशन हुआ करता था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट हुआ करती थी, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट हुआ करती थी, कमीशन की जो रिपोर्ट हुआ करती थी, वो रिपोर्ट आ जाती है वर्ष 1930 में। कब आ गई ये रिपोर्ट? आएगी वर्ष 1930 में आएगी। तो 1930 में आने के बाद में लोग इससे सहमत नहीं होते हैं कि जो तुमने रिपोर्ट बनाई है वो अंग्रेजों के हिसाब से बनाई है, अंग्रेजों के फायदे में बनाई है, अपने फायदे में बनाई है, मतलब आप अपना बेनिफिट चाहते हैं, हमें मतलब कुछ देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका भी क्या हुआ, इसका भी विरोध होगा। जब इसका विरोध होगा तो क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित होते हैं इंग्लैंड में, और इसके बाद में क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब समझ रहे हो, सम्मेलन आयोजन, ठीक है, का आयोजन होता है ना। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होगा 3, और कितने होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, इनके चारों ओर गोलमेज सम्मेलन का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा। गोलमेज सम्मेलन में सभी बराबर स्थान पर बैठेंगे, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कितने आयोजित होंगे, 3। अब इस गोलमेज सम्मेलन के बाद में वर्ष 1931 में 32 में फिर पूना पैक्ट होगा। तो इनकी जो चर्चा है हम अगले टॉपिक में, या 1935 का अधिनियम अगला हमारा जो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये लंबी क्लास खींच सकती है, जा सकती है, इसलिए मैंने आपको इसकी जो विशेषताएं वर्ष 1919 के अधिनियम की विशेषताएं थी, उसके आगे तक की जो चर्चा हुआ करती थी, साइमन कमीशन भी मैंने आपको बता दिया क्यों आया था, किसने गठित किया, कब गठित हुआ, यूपीएससी आयोग के बारे में बता दिया। और इससे आगे वर्ष 1935 का जो अधिनियम होगा, उसके बाद 1937 की जो सरकार होगी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। और इस क्लास को लोग अभी सभी लोग आगे बढ़ाएंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।